हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 39वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 38 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनकंडीशनल लव। रात के वक्त डिनर के टाइम सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अभी और सार्थक मुक्ति और छवि को लेकर यहाँ आ चुके थे। वहीं अद्विका खाना खाने की जगह मुक्ति और छवि से बात करने में लगी हुई थी। तभी रुद्र ने अद्विका को डांटे हुए कहा, अद्वि पहले तुम डिनर करो फिर बाद में बात कर लेना। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, आप हर बात पर मुझे डांटते क्यों रहते हैं, ये करो ये नहीं करो, मैं खा रही हूँ ना फिर भी आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। तभी प्रथम ने अद्विका से कहा, बच्चा रुद्र ठीक कह रहा है, पहले तुम डिनर कर लो फिर बात करना। मुक्ति और छवि यहीं रहने वाले हैं तुम्हारे साथ, उनसे जितना चाहे उतना बात कर सकते हो, पहले डिनर कर लो। प्रथम की बात सुनकर अद्विका चुपचाप डिनर करने लगती है। थोड़ी देर बाद सब अपना अपना डिनर करके जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। रुद्र, प्रथम और बाकी सब लोग स्टडी रूम में चले जाते हैं। स्टडी रूम में पहुंचकर रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, कुछ पता चला उस आदमी के बारे में? रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ भी पता नहीं चला, वो आदमी काफी शातिर है, उसने इतनी सफाई से सब कुछ किया है कि हमें उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिले। उस बार की सीसीटीवी फुटेज पहले से ही डिलीट हो चुकी है। हमने रिकवर करने की कोशिश की तो वो रिकवर नहीं हुई, और हमने और लोगों से भी पूछा तो उस आदमी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी ने उसे ढंग से देखा नहीं है। एक आयशा ही है जिसे उसके बारे में पता है, तो मेरे ख्याल से हमें उससे बात करनी चाहिए, वही हमें बता सकती है कि आखिर वो आदमी था कौन। सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें उससे ही बात करनी चाहिए, वही हमें बता सकती है कि वो किसके साथ गई थी और क्यों गई थी, और अगर गई थी तो उसके पीछे वो गुंडे कौन थे जिनसे वो भाग रही थी। हम कल सुबह ही उससे बात करते हैं। तभी रुद्र ने एक बार फिर से सार्थक को देखकर कहा, और हाँ, अधिराज पर नजर रखो, उसके हर एक मूवमेंट की खबर रखो, वो क्या कर रहा है, किस मिल रहा है, सब कुछ, और उसकी बहन मलिष्का कहाँ है इसके बारे में भी पता करो। जैसे ही वो मुंबई आती है तो हमें पता होना चाहिए। अभी तक तो उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे अद्वि या किसी और को नुकसान पहुंचे। मुंबई आने के बाद अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया, तुम लोगों को पता ही है उनके साथ क्या करना है। रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हमें पता है कि क्या करना है, तू चिंता मत कर, हम संभाल लेंगे, तू बस अभी इस वक्त अद्वि का ख्याल रख, बाकी चीज हम पर छोड़ दे। और इसी तरह वो लोग एक दूसरे के साथ अपना प्लान डिस्कस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ आउट हाउस में आयशा अपने रूम में बेड पर लेटी हुई थी। वो आगे के प्लान के बारे में सोच रही थी कि आगे उसे क्या करना है। आयशा को अब किसी भी कीमत पर ओबरॉय पैलेस में ही जाना था। वह अद्विका की जगह लेना चाहती थी और अद्विका को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। आयशा ने बेड पर बैठकर खुद से कहा, मुझे कुछ भी करके उस घर में पहुंचना होगा, उसके लिए सबसे पहले मुझे उन लोगों को खुद पर यकीन दिलाना होगा। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे उन्हें मुझ पर यकीन हो जाए और वो मुझ पर शक करना छोड़ दें। अगर उन्हें निर्मल के बारे में पता चला तो मैं क्या जवाब दूंगी? अगर उन्होंने मुझे निर्मल के बारे में पूछा तो मैं क्या बोलूंगी? और पहले तो मुझे निर्मल से मिलना होगा, मुझे पहले उससे बात करनी होगी, उसे किसी भी तरह मनाना होगा। लेकिन कैसे, यहाँ से निकलना तो मुश्किल नजर आ रहा है। ये सब बोलते हुए आयशा अपने बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चली जाती है। रात के लगभग 12 बजे आयशा के रूम की बालकनी में एक परछाई नजर आती है और वो अपने कदम आयशा की तरफ बढ़ा देती है। वो शख्स आयशा के पास आकर गौर से आयशा के चेहरे को देखता है। इस वक्त आयशा आराम से सोई हुई थी, उसे किसी भी चीज की खबर नहीं थी, उसे होश नहीं था कि यहाँ भी कोई उसके पीछे आ सकता है। तभी वो शख्स धीरे धीरे अपने हाथों को लेकर आयशा के पेट पर फेरने लगता है। किसी की छुअन महसूस करके आयशा की आंख धीरे धीरे खुल जाती है। जब आयशा अपने सामने किसी शख्स को देखती है तो एकदम से उसकी चीख निकलने वाली थी कि तभी वो शख्स आयशा के मुंह पर अपना हाथ रख देता है तो आयशा की चीख दबकर रह जाती है।
तभी वो शख्स अपना एक हाथ आगे बढ़कर साइड टेबल का लैंप जला देता है। लाइट जलने के बाद आयशा को शख्स का चेहरा ठीक से नजर आता है। वो और कोई नहीं निर्मल था। निर्मल को वहां देखकर आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। आयशा को डर लग रहा था। निर्मल ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या हुआ स्वीटहार्ट, डर लग रहा है? मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे धोखा देकर भागना मत, लेकिन तुमने मेरी बात हल्के में ली। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी और फिर कभी मुझे धोखा देने के बारे में नहीं सोचोगी। निर्मल की बात सुनकर आयशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी गर्दन नहीं में हिलाने लगती है, क्योंकि उसके मुंह पर निर्मल का हाथ रखा हुआ था। तभी निर्मल ने आयशा को देखकर कहा, तुम्हारे मना करने से क्या होता है? आखिर तुमने गलती की है तो सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी और वो सजा मैं तुम्हें अभी दूंगा। तुम यहाँ तो आ गई लेकिन मेरी सजा से नहीं बच पाओगी। निर्मल की बात सुनकर आयशा निर्मल को उसका हाथ हटाने का इशारा करती है, तो आयशा का इशारा समझकर निर्मल उसके मुंह से अपना हाथ उठा लेता है। निर्मल के हाथ हटाते ही आयशा एक गहरी सांस लेती है, क्योंकि निर्मल ने उसका मुंह काफी तेजी से बंद कर रखा था, जिस वजह से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तभी आयशा ने निर्मल को देखकर कहा, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, बस मैं तुम्हारे प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए यहाँ आई हूँ। बस उस वक्त मैं तुम्हें नहीं बता पाई थी। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया और मैं तुम्हें कांटेक्ट करने के बारे में ही सोच रही थी, लेकिन तब तक तुम यहाँ आ गए। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। पहले प्लीज शांति से बैठकर मेरी बात सुनो, फिर तुम्हें जो करना है वो करना। आयशा की बात सुनकर निर्मल ने आयशा की आंखों में देखते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ नजर आता हूँ जो तुम मुझे आसानी से बेवकूफ़ बना लोगी? एक बात बता दूं, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस वक्त मुझे धोखा देकर ही भागी थी, लेकिन यहाँ आकर पता नहीं तुम्हारा क्या मूड बदल गया जो तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा प्लान सुनने का तैयार हूँ। बोलो क्या प्लान है तुम्हारा? इतना बोलकर निर्मल वही आयशा की बगल में बैठ जाता है। निर्मल ने आयशा को देखकर कहा, मैं अद्विका को तुम्हारे पास लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में मुझे उसकी जगह चाहिए। मैं इस घर में उसकी जगह लेकर रहूंगी, उसका सब कुछ मुझे चाहिए। आयशा की बात सुनकर निर्मल ने आयशा को देखकर कहा, अब समझा, रुद्र का पैसा देखकर तुम्हारे मन में लालच पैदा हो गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बताओ तुम ये काम करोगी कैसे? मुझे अद्विका चाहिए और वो भी किसी भी कीमत पर। निर्मल की बात सुनकर आयशा ने निर्मल को देखकर कहा, उसके लिए सबसे पहले मुझे ओबरॉय पैलेस में जाना होगा, क्योंकि यहाँ आउट हाउस रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और ओबरॉय पैलेस में जाने के लिए मुझे उन लोगों का दिल जीतना होगा, उन लोगों का भरोसा जीतना होगा। एक बार मैं उस ओबरॉय पैलेस में पहुंच गई, फिर धीरे धीरे करके ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो लोग ममेरे में उलझ जाएंगे और तुम्हारी अद्विका तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और मैं उसे घर में हमेशा हमेशा के लिए रह जाऊंगी। आयशा की बात सुनकर निर्मल ने कहा, तो उनका भरोसा जीतने के लिए तुमने कुछ तो सोचा होगा। तो आयशा ने निर्मल को देखकर कहा, फिलहाल तो नहीं, लेकिन कुछ जरूर करूंगी और उनका भरोसा भी जीत कर रहूंगी, लेकिन मुझे उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। आशा की बात सुनकर निर्मल ने कहा, मेरा एक आदमी है यहाँ, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, जो तुम्हें चाहिए वो बस बता देना हो जाएगा। निर्मल की बात सुनकर आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी अद्विका मिलने वाली है, इस बात की खुशी मनाओ। तभी आयशा ने निर्मल को देखकर एक बार फिर कहा, और हाँ, वो लोग मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि उस दिन मैं बार से किसी के साथ गई थी। अगर उन्होंने मुझसे इस बारे में बात की तो अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? आयशा की बात सुनकर निर्मल ने कहा, पहली बात तो उन्हें मेरे बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने उस बार की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दी थी, तो वो लोग मेरे बारे में कुछ पता नहीं कर पाएंगे। और रही बात तुमसे सवाल करने की, तो जैसा मैं बोलूँगा उन्हें बता देना। और फिर निर्मल आयशा को कुछ बताता है, जिसे सुनकर आयशा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी निर्मल ने आयशा के करीब जाकर उसके बालों को पकड़कर कहा,
लेकिन तुमने गलती तो की है और उसकी सजा दिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, सो सजा के लिए तैयार हो जाओ स्वीट हार्ट। निर्मल की बात सुनकर आयशा के चेहरे पर एक बार फिर से डर दिखाई देने लगता है, क्योंकि पिछली बार निर्मल ने जो कुछ उसके साथ किया था वो काफी भयानक था और इस वक्त निर्मल की आंखों में वही पागलपन दिखाई दे रहा था। आयशा में हिम्मत नहीं थी कि वो निर्मल को बर्दाश्त कर पाएगी, लेकिन उसे रोकना भी उसके बस की बात नहीं थी। तभी निर्मल झुककर आयशा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे वाइल्डली किस करने लगता है। आयशा भी निर्मल को रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे निर्मल के हाथ आयशा की पूरी बॉडी पर चलने लगते हैं और वो उसके कपड़ों को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े फर्श पर बिखरे हुए थे और आयशा की सिसकियां उस रूम में गूंज रही थी। लगभग 2 घंटे बाद निर्मल आयशा से अलग होता है और अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगता है। निर्मल ने आयशा को देखकर कहा, जो कहा है वो याद रखना, अब मुझे कोई गलती नहीं चाहिए। तुमने एक बार गलती की, उसके लिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन अगर इस बार कोई गलती की तो कोई मौका नहीं दूंगा, सीधा मार दूंगा। और अगर तुम रुद्र सिंह ओबरॉय के हाथ लगी तो वो तुम्हें मार देगा, तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनल लव। निर्मल की बात सुनकर आयशा ने निर्मल को देखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कोई गलती नहीं होगी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आयशा की बात सुनकर निर्मल ने वहां से जाते हुए कहा, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, जितना जल्दी हो सके आप ओबरॉय पैलेस में पहुंचो और अपने काम को अंजाम दो, और इस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है। 15 दिन के अंदर मेरा काम हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा और फिर तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। निर्मल की बात सुनकर आयशा ने कहा, तुम चिंता मत करो, ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, अब इस घर से तुम्हारे साथ में नहीं अद्विका जाएगी, सो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम टेंशन फ्री होकर जा सकते हो। आयशा की बात सुनकर निर्मल अपना सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। निर्मल के जाने के बाद आयशा भी चुपचाप आराम से सो जाती है। वैसे भी वो काफी ज्यादा थक चुकी थी और उसे इस वक्त नींद की सख्त जरूरत थी। अगली सुबह आयशा की नींद खुलती है तो वो अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड पर बैठ जाती है। आयशा ने टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 9 बजे बज रहे थे। वो बेड से खड़े होकर फ्लोर पर पड़े अपने कपड़े उठाकर पहन लेती है और अपने बालों का जुड़ा बनाकर वहां से नीचे की तरफ चली जाती है। आयशा नीचे जाकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि नीचे हॉल में रुद्र, प्रथम, सार्थक और अभीक बैठे हुए थे। उन लोगों को देखकर आयशा के फेस पर हल्का सा डर आ जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप को नॉर्मल करके नीचे की तरफ चली जाती है। उन लोगों के पास पहुंचकर आयशा ने रुद्र को देखकर कहा, आप लोग यहाँ कुछ काम था क्या? आयशा की बात पर रुद्र ने आयशा को देखकर कहा, ये मेरा ही घर है और मैं जब चाहे तब यहाँ आ सकता हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है और ना ही किसी काम की, मैं बिना काम के भी आ सकता हूँ। बाय द वे, काम नहीं था, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रुद्र की बात सुनकर आयशा ने कहा, जी बोलिए, क्या हुआ, क्या बात करनी है? आयशा की बात सुनकर रुद्र ने आयशा को देखकर बिना किसी भाव के कहा, तुम पिछले कुछ दिनों से उसे बार में काम नहीं कर रही हो, क्या मैं जा सकता हूँ, उसकी क्या वजह है? रुद्र की बात सुनकर आयशा ने रुद्र को देखकर कहा, जी मैं पिछले 1 हफ्ते से वहां नहीं हूँ, मैं किसी के साथ चली गई थी वहां से। आयशा की बात सुनकर रुद्र ने आयशा को देखकर कहा, और ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई कि तुम 1 हफ्ते से उसे क्लब में काम नहीं कर रही हो और किसी के साथ चली गई थी? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किसके साथ गई थी? रुद्र की बात सुनकर आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं निर्मल कपूर के साथ गई थी, वो मुझे अपने साथ लेकर गया था। आयशा की बात सुनकर रुद्र ने आयशा को घूरते हुए कहा, लेकिन तुम उसके साथ गई क्यों थी? तुम उसे कैसे जानती हो? रुद्र की बात सुनकर आयशा ने रुद्र को देखकर कहा, वो उस रात क्लब में आया था, उसने मुझे देखकर कहा कि उसे मुझसे पहली नज़र में प्यार हो गया है और वो मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले गया था। और फिर जब मैं उसके साथ चली गई तब मुझे उसके बारे में पता चला, वो एक घटिया किस्म का इंसान है। उसने मेरे साथ सारी हैवानियत की हदें पार कर दी। फिर मैं उसके चंगुल से किसी भी तरह भाग गई।
मैं वापस क्लब भी नहीं जा सकती थी। उस वक्त मैं आपकी गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी और उसके आदमी जब मुझे ढूंढ रहे थे तो मैं आपकी गाड़ी में छुप गई और यहाँ आ गई। आयशा की बात सुनकर रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस वो कुछ पल तक आयशा को देखता है, फिर वहां से खड़े होकर बाहर की तरफ चला जाता है। बाकी सब लोग भी रुद्र के पीछे पीछे चले जाते हैं। रुद्र के जाने के बाद आयशा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना ही होगा, क्योंकि तुमने मेरा इलाज करवाया है और डॉक्टर ने भी तुम्हें बताया है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, और मैं और बेचारी बनने की कोशिश करूंगी ताकि तुम लोगों के दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो। धीरे धीरे मैं तुम लोगों का ट्रस्ट जीत लूंगी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा, मैंने सब सच बताया है। अब तुम अपने तरीके से पता करोगे, तभी तुम्हें यही पता चलेगा कि मैं निर्मल कपूर के साथ गई थी। वही बाहर जाकर प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र तुम्हें क्या लगता है वो जो बोल रही है सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है? प्रथम की बात सुनकर रुद्र ने प्रथम को देखते हुए कहा, उसने जो कुछ कहा वो सब सच था, लेकिन वो हमसे कुछ और भी छुपा रही है जो हमें नहीं पता। शायद वो बात निर्मल और आयशा ही जानते हैं, हमें पता करना होगा। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने रुद्र को देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है ये ट्रस्ट के लायक है या नहीं? हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? प्रथम की बात सुनकर रुद्र ने कहा, नहीं, हम इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बस इस पर नज़र रखो और इसका मैटर जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करो। अब मैं और इसे अपने घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्र की बात सुनकर प्रथम हमें सर हिला देता है और फिर वो लोग वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। धीरे धीरे इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। शाम के वक्त अद्विका, मुक्ति, छवि और आलिया के साथ गार्डन में वॉक कर रही थी। वो लोग एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हुए टहल रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी आयशा भी उन लोगों को ही देख रही थी। तभी अद्विका ने छवि को देखकर कहा, भाभी मुझे प्यास लग रही है, प्लीज आप एक गिलास पानी ला दीजिए। अद्विका की बात सुनकर छवि ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। और फिर छवि वहां से अंदर की तरफ चली जाती है। वहीं इस वक्त आलिया का फोन रिंग करता है तो आलिया एक साइड जाकर अपनी कॉल पर बात करने लगती है। मुक्ति थक गई थी तो वही रखी बेंच पर जाकर बैठ जाती है, लेकिन अद्विका अभी भी वॉक कर रही थी। तभी अचानक से अद्विका का पैर लड़खड़ा जाता है। उसी वक्त आलिया पलटकर अद्विका की तरफ देखती है तो उसकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि अद्विका गिरने वाली थी। इससे पहला अद्विका गिरती तभी कोई उसे संभाल लेता है। वहीं इस वक्त अद्विका की भी धड़कनें बढ़ गई थी। जब उसे महसूस होता है कि वो गिरी नहीं है, वो बच गई है, तो वो एक गहरी सांस लेती है। फिर सीधा खड़े होकर अपने सामने खड़े इंसान को देखती है तो सामने आयशा खड़ी हुई थी। इस वक्त आलिया और छवि भी अद्विका के पास पहुंच जाते हैं। आलिया ने अद्विका को देखकर कहा, तुम ठीक तो हो ना, और ये तुम क्या कर रही थी? तुम्हें देखकर चलना चाहिए था। अगर अभी कुछ हो जाता तो ऐसे कैसे तुम लापरवाही कर सकती हो? अगर इस बारे में भाई को पता चला तो वो नाराज होंगे। तभी अद्विका ने आलिया से कहा, मैं ठीक से ही चल रही थी, पर पता नहीं कैसे मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं गिरने वाली थी, लेकिन आयशा ने मुझे बचा लिया। तभी अद्विका ने आयशा की तरफ देखकर कहा, थैंक यू आयशा मुझे बचाने के लिए। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। अभी तक आयशा को पता नहीं था कि अद्विका का प्रेग्नेंट है। तभी छवि ने अद्विका और मुक्ति को देखकर कहा, अब बस बहुत हुआ, बहुत टहल लिया तुम लोगों ने, अब अंदर चलो। इस हालत में तुम लोगों को आराम करना तो है नहीं। अगर प्रथम और रुद्र भाई को पता चला ना तो तुम लोगों के घर से निकलना क्या, रूम से निकलना भी बंद कर देंगे। इस बार छवि ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा थैंक यू अद्विका की हेल्प करने के लिए। और फिर आलिया और छवि मुक्ति और अद्विका को लेकर वहां से अंदर चले जाते हैं। उन लोगों के अंदर जाने के बाद आयशा ने खुद से कहा, इस हालत में से क्या मतलब था इन लोगों का? अद्विका तो अच्छी खासी है, वो ठीक है, उसकी तबीयत भी खराब नहीं है, फिर ये सब। बोलते हुए आयशा कुछ देर तक सोचती है और फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी आयशा ने खुद से कहा, कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो निर्मल क्या करेगा? फिर आयशा ने अपने ख्यालों को झटकते हुए कहा,
अगर है भी तो जो कुछ भी करे मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस अपना काम करना है। और अगर वह प्रेग्नेंट है तो यह अच्छा मौका है इन लोगों का भरोसा जीतने का। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे अद्विका और रुद्र का भरोसा आसानी से जीत सकूं। और फिर आयशा कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर वहां से आउट हाउस की तरफ चली जाती है। अब आयशा को एक सॉलिड प्लान बनाना था, वह किस तरीके से ओबरॉय पैलेस में जाएगी और किस तरीके से सबका दिल जीतेगी। उसे इतना तो पता था कि रुद्र के आदमियों की नज़र हमेशा उसे पर रहती है, लेकिन उनकी नज़रों से बचकर से ये सब काम करना था। और उसकी इस काम में मदद करने वाला था निर्मल का वह आदमी जो ओबरॉय पैलेस में था। आयशा ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, इस सब के लिए मुझे उस निर्मल के चमचे की जरूरत पड़ेगी। मुझे ये सब निर्मल को बताना होगा, लेकिन कैसे? ना ही मेरे पास फोन है और ना ही उसके आदमी के बारे में पता है, फिर कैसे उससे बात करूं? ये सब सोचते हुए आयशा अपने रूम में इधर से उधर टहल रही थी। वहीं दूसरी तरफ निर्मल के घर पर निर्मल इस वक्त एक रूम में बैठा हुआ था और उसे रूम में चारों तरफ अद्विका के फोटोज लगे हुए थे। निर्मल ने अद्विका के फोटो के पास जाकर उसे पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत जल्द तुम मेरे पास आने वाली हो, बस एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हें अपने करीब रखूंगा और तुम्हें उस रुद्र सिंह ओबरॉय से ज्यादा प्यार करूंगा, बस एक बार तो यहाँ आ जाओ। वो पूरा रूम पूरा अद्विका के फोटो से भरा हुआ था और निर्मल पागलों की तरह अद्विका के फोटो को किस कर रहा था। वही ओबरॉय पैलेस में अद्विका अपने रूम में बेड पर बैठी हुई थी। आलिया उसे रूम में छोड़कर गई थी और उसने उसे सख्त हिदायत दी थी, अगर वो रूम से बाहर निकली तो वो रुद्र को सब बता देंगे, इसलिए उसे सुनना चाहते हुए भी रूम में बैठना पड़ रहा था। तभी थोड़ी देर बाद रूम का डोर खुलता है और रुद्र अंदर आता है। रुद्र को देखकर अद्विका के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, क्या बात है, आज तो अच्छे बच्चों की तरह आराम किया जा रहा है, शांति से बैठी हुई हो, शैतान बच्चों की तरह मस्ती नहीं हो रही? हाँ। तो अद्विका ने धीरे से कहा, ये सब आपके खौफ की वजह से हो रहा है, अगर आप इतने खड़ूस नहीं होते और अगर मुझे हमेशा पनिशमेंट नहीं देते होते तो मैं यहाँ नहीं होती। अनकंडीशनल लव। अद्विका के ऐसे फुसफुसाने पर रुद्र को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुमने कुछ कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं क्या कहूंगी, मैं तो बस ये बोल रही थी आप जाकर फ्रेश हो जाए, फिर हम नीचे चलते हैं, बाकी लोग भी आ गए होंगे ना, पूरा दिन हो गया मुझे रूम में बैठे बैठे, मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए थोड़ा नीचे जाकर टाइम पास करना चाहती हूँ। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अपनी एक आईब्रो पर करते हुए कहा, रियली तुम पूरे दिन से रूम में बैठी हुई थी? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम झूठ बोल रही हो? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर आपको ये बात हजम नहीं हो रही ना तो आप हाजमे की गोली खा लीजिए, लगता आपका हाजमा खराब हो गया है। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट, क्या बकवास कर रही हो तुम? रुद्र की बात पर अद्विका रुद्र को देखकर कहा, मैं कोई बकवास नहीं कर रही, आप ही ने तो कहा आपको बात हजम नहीं हो रही। अब कोई चीज़ तभी तो हजम नहीं होगी जब हाजमा खराब होगा, तभी तो आपकी बात हजम नहीं हो रही, हाजमे की गोली खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा। मैंने यही तो कहा, इसमें गलत क्या कहा जरा बताइए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुम तो कभी कुछ गलत कहती ही नहीं हो, मैं ही हमेशा गलत सुन लेता हूँ और ना ही तुम कुछ गलत करती हो, मैं ही गलत समझ लेता हूँ, है ना? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, कितने अच्छे से जानते हैं ना आप खुद को। अद्विका की बातें सुनकर रुद्र अपना सिर हिला देता है और वहां से सीधा वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रुद्र बाथरूम से बाहर आता है और अद्विका को लेकर नीचे चला जाता है। इस वक्त सब लोग हाल में बैठे हुए थे। अद्विका भी जाकर सबके साथ बैठ जाती है और सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अभी उन लोगों को बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी एक आदमी भागते हुए वहां आता है। वो ओबरॉय पैलेस का ही एक सर्वेंट था। उस सर्वेंट ने रुद्र को देखकर कहा, सर, आउट हाउस में वो लड़की बेहोश पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसके ऊपर अटैक किया हो। उस सर्वेंट की बात सुनकर रुद्र ने खड़े होकर कहा,
क्या बकवास कर रहे हो, और आउट हाउस में उसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, और इतनी सिक्योरिटी के होते हुए भी कौन यहाँ आ सकता है। रुद्र की बात सुनकर सर्वेंट ने डरते हुए कहा, वो बेहोश है, मैं अभी उसे देखकर आ रहा हूँ। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र हमें एक बार आउट हो जाकर देखना चाहिए, प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई तो। प्रथम की बात सुनकर रुद्र अपना सर हिला देता है और वो लोग वहां से आउट हाउस की तरफ चले जाते हैं। वो लोग आउट हाउस में जाकर देखते हैं तो आयशा हॉल में भी होश पड़ी हुई थी, उसके सर से खून बह रहा था और हॉल का सामान भी बिखरा हुआ था। हॉल की और आयशा की हालत देखकर सब लोग हैरान थे। तभी प्रथम आयशा को गोद में उठाकर वहां से रूम की तरफ ले जाता है और सार्थक डॉक्टर को कॉल करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आयशा का चेकअप कर रहे थे। आयशा के सिर पर चोट आई हुई थी तो डॉक्टर ने उसे बैंडेज कर दिया था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आयशा के रूम से निकलकर हॉल में पहुंच जाती हैं। डॉक्टर ने सबकी तरफ देखकर कहा, देखिए, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा पीटा है और उनके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। फिलहाल मैंने बैंडेज कर दी है और इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, लेकिन आप लोग उनका थोड़ा ख्याल रखिए, अभी कुछ दिनों तक उन्हें अच्छी देखभाल की जरूरत है। कुछ देर उन लोगों से बात करने के बाद डॉक्टर वहां से चली जाती है। डॉक्टर के जाने के बाद प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र क्या लगता है किसकी इतनी हिम्मत होगी कि हमारे ही घर में घुसकर आयशा के ऊपर हमला करे। प्रथम की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ये जिस किसी ने भी किया है उसमें लगता है कुछ ज्यादा ही हिम्मत है, या तो उसे ये नहीं पता कि रुद्र सिंह ओबरॉय क्या चीज है, या फिर वो जानबूझकर ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें कर रहा है। लेकिन ये जो कोई भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। हमला आयशा पर हुआ है, लेकिन उसने रुद्र सिंह ओबरॉय के घर में घुसकर किसी पर अटैक करने की कोशिश की है। जब तक वो मेरे घर में थी तब तक तो किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आज उस पर अटैक हुआ है, कल हमारी फैमिली मेंबर पर भी कोई अटैक कर सकता है, इसलिए जिस किसी ने भी ये किया है उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। तभी सार्थक ने रुद्र को देखकर कहा, लेकिन रुद्र, इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी कोई यहाँ अंदर कैसे आ सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और आयशा के ऊपर अटैक हुआ तो वो चिल्लाई होगी तो उसकी आवाज बाहर किसी ने नहीं सुनी, गार्ड बाहर ही खड़े हुए थे, उन्हें भी तो आवाज आ जाती, लेकिन उन्हें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। कोई यहाँ आया और आयशा के ऊपर हमला करके चला गया और किसी को पता भी नहीं चला, ये कैसे हो सकता है। सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, हो सकता है उसने आयशा का मुंह बंद किया हो, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, हमें सिक्योरिटी और टाइट करनी पड़ेगी, वरना आज तो कोई आउट हाउस में आया है, कल को वो ओबरॉय पैलेस में भी आ सकता है, और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी अद्विका ने रुद्र और बाकी सब को देखकर कहा, तो क्या हम आयशा को भी अपने साथ ले जा सकते हैं? अगर वो इस हालत में यहाँ रहेगी तो उसके लिए ठीक नहीं रहेगा, और अगर फिर किसी ने उस पर अटैक करने की कोशिश की तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा ना, उसे हम अपने साथ ले चलते हैं। अद्विका की बात सुनकर प्रथम ने अद्विका को मना करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही रुद्र ने कहा, अद्वि तुम ठीक कह रही हो, हम उसे अपने साथ ले चलेंगे, उसका अब यहाँ रहना सेफ नहीं है, अगर वो यहाँ रही तो हो सकता है कि फिर कोई उस पर हमला करने की कोशिश करे, अगर ऐसा हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए हम उसे अपने साथ ले चलेंगे। रुद्र की बात सुनकर प्रथम रुद्र को घूर कर देखता है। उसने इस वक्त रुद्र से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे रुद्र के इस फैसले पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। वो आयशा को कैसे ओबरॉय पैलेस ले जा सकता है? अभी वो उसको जानते ही कितना है, और रुद्र बिना कुछ सोचे समझे फैसले पर फैसले लिए जा रहा है। तभी रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, तुम आयशा को लेकर ओबरॉय पैलेस चलो, हम आ रहे हैं। रुद्र की बात सुनकर सार्थक हाँ में सिर हिलाकर वहां से आयशा के रूम की तरफ चला जाता है। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। प्रथम की बात सुनकर रुद्र ने प्रथम से मना करते हुए कहा, अभी नहीं, बाद में बात करते हैं, फिलहाल में आयशा के बारे में सोचना चाहिए। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने इस बार थोड़े गुस्से में कहा, लेकिन मुझे अभी तुझसे बात करनी है तो अभी करनी है, इसलिए तू मेरे साथ चल। आयशा के बारे में सोचने के लिए बाकी लोग हैं, वो सोच लेंगे, तुम मेरे साथ चल फिलहाल, क्योंकि बात करना चाहता हूँ।
प्रथम को देखकर रुद्र को समझ आ गया था कि प्रथम इस वक्त गुस्से में है, इसलिए रुद्र बिना कोई बहस किए प्रथम के साथ चला जाता है और वही अद्विका और बाकी सब लोग आयशा को लेकर ओबरॉय पैलेस में चले जाते हैं। ओबरॉय पैलेस पहुंचकर सार्थक आयशा को एक रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। तभी अद्विका ने प्राची की तरफ देखकर कहा, प्राची इसे होश कब तक आएगा, ये ठीक तो हो जाएगी ना, हमारे घर में होते हुए भी इसके ऊपर हमला हुआ, पता नहीं बेचारी पर क्या बीत रही होगी। अद्विका की बात सुनकर प्राची ने अद्विका से कहा, तुम इतना टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगी। और एक चीज ये, जिस किसी ने भी किया है रुद्र और बाकी लोग उसके बारे में पता कर लेंगे और आगे से ऐसा ना हो, इसलिए उसे यहाँ लाया गया है और यहाँ पर वो सेफ रहेगी, तुम इतनी फिक्र मत करो और चलो कुछ खा लो तुम दोनों, वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है, बाकी सबको भी मैं बुलाती हूँ, इतनी देर तक भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। प्राची की बात सुनकर अद्विका ने आयशा की तरफ देखकर कहा, आयशा को भी तो भूख लगी होगी ना, उसने भी दिन भर से कुछ नहीं खाया, उसके लिए भी तो खाना मंगवा दो। अद्विका की बात सुनकर प्राची ने अद्विका को देखकर कहा, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसको होश आ जाएगा तो उसको खाना खिला दूंगी, फिलहाल तुम और मुक्ति जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं बाकी सबको बुलाती हूँ। प्राची की बात सुनकर अद्विका और मुक्ति वहां से चली जाती हैं। वहीं प्राची कुछ टाइम तक बेहोश आयशा को देखती है और वो भी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रुद्र और प्रथम भी अंदर आ जाते हैं। प्रथम के चेहरे पर इस वक्त भी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रुद्र के किसी फैसले से लेकर बहुत नाराज हो। प्रथम को देखकर प्राची ने कहा, प्रथम क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो ना, इतनी गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने रुद्र को एक नज़र घूर कर देखा और फिर कहा, मैं ठीक हूँ, बस इस बात का दुख है कि कोई मेरी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। कोई अपने फैसलों को लेकर इतना शो होता है कि उसे दूसरों की बात सुनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। प्रथम की बातें और उसकी नज़र देखकर प्राची समझ जाती है कि प्रथम और रुद्र के बीच जरूर कोई बहस हुई है, जिस वजह से प्रथम रुद्र से नाराज है। लेकिन उन दोनों के बीच की बात को लेकर प्राची कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था प्रथम और रुद्र की नाराजगी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, वो दोनों जल्दी एक दूसरे के बीच की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तभी प्राची ने प्रथम को देखकर कहा, अच्छा ये सब छोड़ो, चलो डिनर का टाइम हो गया, डिनर कर लो, तुम लोगों का तो ये लगा ही रहेगा। प्राची की बात सुनकर प्रथम हाँ में सिर हिलाकर वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और रुद्र भी उसे पीछे पीछे चला जाता है। रुद्र को देखकर अद्विका ने रुद्र से कहा, आपको कुछ पता चला कि आयशा पर अटैक किसने किया होगा। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा और तुम्हें सबके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम इस सब से दूर रहो और अपना और बेबी का ख्याल रखो, इस सब मैटर में पड़ने की जरूरत नहीं है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका कुछ नहीं का बस हाँ में सिर हिलाकर अपना डिनर करने लगती है। अनकंडीशनल लव। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं आयशा के रूम में धीरे धीरे आयशा की आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ देखती है। इस वक्त आयशा खुद को दूसरी जगह देखकर ये तो समझ जाती है कि वो आउट हाउस में नहीं है और फिर वो अपनी आंखें ठीक से खोलकर अपने चारों तरफ देखती है। तब उसे समझ आता है कि वो इस वक्त ओबरॉय पैलेस में है। आयशा अपने सर पर हाथ रखकर धीरे धीरे बेड पर बैठने की कोशिश करती है और फिर अच्छे से उसे रूम को देखती हैं। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी प्राची पर जाती है, जो उसके लिए खाना लेकर वहीं आ रही थी। आयशा को देखकर प्राची ने कहा, अरे संभल कर, तुम आराम करो, ऐसे उठो मत, तुम्हारी सर में जोर पड़ेगा तो दर्द होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। आयशा ने अपने सिर पर हाथ लगाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा दर्द है, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। तभी प्राची ने आयशा के पास बैठकर उसे खाने की प्लेट देते हुए कहा, अच्छा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा तो डिनर कर लो। तभी आयशा ने प्राची को देखकर कहा, वो मुझे वॉशरूम जाना था तो क्या मैं आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे। आयशा की बात सुनकर प्राची ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ये भी कोई पूछने की बात है, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ देती हूँ। इतना बोलकर प्राची आयशा को लेकर वॉशरूम में चली जाती है
और थोड़ी देर बाद आयशा वॉशरूम यूज करके आकर अपने बेड पर बैठ जाती है। प्राची ने आयशा को खाने के प्लेट देते हुए कहा, अब तुम डिनर कर लो, मैं यही हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। प्राची की बात सुनकर आयशा हाँ में अपना सिर हिला देती है और अपना डिनर करने लगती है। तभी प्राची ने कुछ देर आयशा को देखकर कहा, वैसे तुम्हारे ऊपर अटैक किसने किया था? क्या तुम उस इंसान को जानती हो? क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? वो कैसा दिखता था? प्राची की बात सुनकर आयशा के खाना खाते हुए हाथ रुक जाते हैं। फिर वह अपनी नजरें उठाकर प्राची की तरफ देखती है, जो सही देख रही थी। प्राची को देखकर आयशा ने कहा, मैंने उसे नहीं देखा, उस वक्त वहां बहुत अंधेरा था तो किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे नहीं पता वो कौन था और कहाँ से आया था, वो सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया और फिर मैं बेहोश हो गई तो वो वहाँ से शायद भाग गया और जब होश आया तो खुद को यहाँ देखा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो फिर से आ गया तो अगर उसने दोबारा मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो। आयशा की बात सुनकर प्राची ने कहा, अब तुम यहाँ हो तो सेफ हो, वो यहाँ नहीं आएगा और अगर आ भी गया तो बचकर नहीं जा पाएगा। तो तुम उसकी टेंशन मत लो, डिनर करो और आराम करो। तुम्हें चोट आई है, डॉक्टर ने तुम्हें कुछ दिनों तक प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला है, तुम फिजिकली भी काफी वीक हो। प्राची की बात सुनकर आयशा अपना सिर हिला देती है और चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। वही प्राची गौर से आयशा के फेस के एक्सप्रेशन को देख रही थी। थोड़ी देर बाद आयशा का डिनर हो जाता है तो प्राची प्लेट लेकर वहां से चली जाती है। प्राची के जाने के बाद आयशा आराम से बेड पर लेट जाती है और वो एक टक सीलिंग को देखने लगती है। धीरे धीरे आयशा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। आयशा ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, फाइनली अब मैं इस घर में आ गई। कितनी मेहनत करनी पड़ी, खुद को चोट पहुंचानी पड़ी, ऐसा दिखावा करना पड़ा कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है और ये लोग इतने बेवकूफ़ है कि इन्हें मेरे प्लान पर भरोसा भी हो गया है। इन्हें भरोसा हो गया कि आउट हाउस में सच में कोई आया था और किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ये चोटें मैंने खुद को खुद ही पहुंचाई है। वो सब मेरा एक प्लान था यहाँ आने का और वो सक्सेसफुल भी हो। क्या अब मुझे इन लोगों का ट्रस्ट जितना होगा तब किसी को मेरे ऊपर शक ना हो? मैं जो कुछ भी करूँ कोई मेरे ऊपर गलती से भी शक ना करें। इतना बोलकर आयशा खुद में ही मुस्कुराने लगती है और फिर बेड पर हाथ फिराते फिरते सो जाती है। वही प्रथम के रूम में प्राची रूम में पहुंचती है तो देखती है प्रथम बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। प्रथम को सिगरेट पीते देखकर प्राची ने प्रथम के पीछे जाकर कहा, आजकल तुम्हें हो क्या गया है प्रथम? तुम इतने कटे कटे से क्यों रह रहे हो और ये स्मोकिंग कब से स्टार्ट कर दी तुमने? अभी तक तो मैंने तुम्हें स्मोक करते नहीं देखा था। प्राची की आवाज सुनकर प्रथम सिगरेट को वहीं फेंक देता है और अपने पैरों तले मसलकर बुझा देता है। फिर प्रथम ने प्राची की तरफ पलटते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आज थोड़ा मूड खराब था तो स्मोक करने का मन हुआ, बस तो कर लिया। प्रथम की बात सुनकर प्राची में प्रथम को देखकर कहा, प्रथम हुआ क्या है? तुम इतने अपसेट क्यों नजर आ रहे हो? इतना मूड खराब क्यों है तुम्हारा? तुम्हारे और रुद्र के बीच कुछ हुआ है क्या? तुम दोनों में झगड़ा हुआ है? किस चीज को लेकर इतने परेशान हो? प्लीज बताओ मुझे, शाम से देख रही हूँ तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने प्राची को देखकर कहा, कुछ नहीं, मुझे बस आयशा का इस घर में रहना पसंद नहीं है, लेकिन किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। मानता हूँ पहले मैंने कहा था कि, लेकिन अब मुझे उसका यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैंने रुद्र से भी यही बोला था कि उसे वही आउट हाउस में रहने दे या फिर से जहाँ से आई है वहाँ भेज दे, लेकिन वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर उस लड़की की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने प्रथम को शांत करते हुए कहा, प्रथम रिलैक्स, तुम खामखा सोच रहे हो। मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी और अगर रुद्र ने ये फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। तुम तो इतने टाइम से जानते हो ना रुद्र को, बचपन से उसके साथ हो, फिर तुम उसके फैसले पर शक कर रहे हो। तुम्हें तो उसके साथ होना चाहिए ना। फिर बात करो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर वो लड़की कुछ प्रॉब्लम करती है तो तुम लोगों को साथ में रहना चाहिए। अगर तुम लोग ऐसे ही रहे तो कोई भी तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने प्राची को देखकर कहा,
मैंने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। उसको पता नहीं अपने दिमाग में क्या लेकर बैठा है और मुझे उसके इस फैसले पर बहुत गुस्सा भी आ रहा है। मन कर रहा है कि उसका मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम रुद्र का मुंह तोड़ोगे तो बदले में वह भी तुम्हारा मुंह तोड़ देगा। इससे तो बेटर तुम अपना प्लान ड्रॉप कर दो, कुछ और सोचो। प्राची को देखकर प्रथम ने प्राची को घूरते हुए कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही है ना, चलो मैं तुम्हारी हंसी निकलता हूँ। प्रथम की बात सुनकर प्राची ने कहा, मैं तो बस वही बोल रही थी जो तुम सोच रहे थे, मैंने तो और कुछ नहीं कहा। और तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? जो होगा हम साथ में देख लेंगे। वो लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो हम सब है ना, हम संभालेंगे, तुम फालतू में इतना मत सोचो। और फिर प्राची ने प्रथम के पास जाकर उसकी चेस्ट पर उंगली फिराते हुए कहा, तुम्हारा मूड खराब है ना, तो चलो तुम्हारा मूड सही कर देती हूँ, एकदम फ्रेश हो जाएगा। प्राची की बात सुनकर प्रथम ने प्राची को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, तुम दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही नॉटी नहीं होती जा रही हो, और जो तुम बोल रही हो ना, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे मूड फ्रेश करने की जरूरत है, और मेरा मूड फ्रेश तुम ही कर सकती हो, तो चलो एक दूसरे का मूड ठीक करते हैं। इतना बोलकर प्रथम प्राची को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। प्राची ने इस वक्त प्रथम के गले में अपनी दोनों बाहें लपेटे हुई थीं। प्रथम प्राची को लेकर बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर झुकने लगता है। धीरे धीरे प्रथम पूरी तरीके से प्राची के ऊपर झुक चुका था और प्रथम के होठ प्राची के होठों पर थे। प्रथम प्राची को काफी सॉफ्टली किस कर रहा था और प्राची के हाथ प्रथम के बालों में चल रहे थे। जब प्राची को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तब जाकर प्रथम प्राची के होठों को छोड़ता है और उसके होंठ प्राची के गर्दन पर पहुंच जाते हैं। प्राची प्रथम की हर एक किस से मदहोश होती जा रही थी। तभी प्रथम ने प्राची के द्रास को उसके कंधों से नीचे सरकार दिया था और अपने होंठ उसके कंधे पर रखकर चूम रहा था। धीरे धीरे दोनों के कपड़े उनकी बॉडी से अलग होते जा रहे थे और दोनों एक दूसरे को काफी पैशनेटली किस कर रहे थे और इसी तरह कुछ ही देर में दोनों अपने प्यार में पूरे तरीके से डूब जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अद्विका के रूम में अद्विका को इस वक्त नींद नहीं आ रही थी और रुद्र उसे सोने के लिए डांट रहा था, लेकिन अब रुद्र की डांट का भी अद्विका के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। अद्विका रुद्र की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकल रही थी और अपने फोन में कुछ देख रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका के हाथ से उसका फोन छीनते हुए कहा, बस बहुत हुआ जान, तब से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं सोने के लिए बोल रहा हूँ और तुम इतनी रात को फोन लेकर क्यों बैठी हो, चुपचाप सो जाओ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका रुद्र को देखकर कहा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं कैसे सो जाऊं, मुझे नहीं सोना, मुझे नींद नहीं आ रही और आप मेरा मुझे फोन वापस दे दो, मुझे वो मूवी देखनी है। रुद्र ने अद्विका का फोन साइड टेबल पर रखते हुए कहा, तुम्हें कोई फोन नहीं मिलेगा समझी, बहुत देख लिया, आंखें खराब हो जाएंगी, ज्यादा फोन यूज करोगी तो अगर नींद नहीं आ रही तो हम कुछ और कर सकते हैं जिससे तुम थक जाओगी और तुम्हें नींद भी आ जाएगी। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने मना करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, मुझे नहीं करना, मुझे बस मूवी देखनी है, आप मेरा फोन दे दो। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने अद्विका की बगल में लेटते हुए कहा, अगर नहीं करना है ना तो मत करो, लेकिन तुम्हें फोन भी नहीं मिलेगा, चुपचाप सो जाओ। इतना बोलकर रुद्र अद्विका को पकड़कर अपनी बगल में लेटा लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका कुछ देर तक अपना मुंह बनाती है, लेकिन धीरे धीरे ही उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वो गहरी नींद में चली जाती है। अद्विका को देखकर रुद्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ड्रामेबाज, और फिर वो भी अद्विका को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अनकंडीशनल लव। अगली सुबह अद्विका रुद्र के साथ नीचे आ रही थी। तभी रुद्र की नज़र आयशा पर जाती है जो अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ आ रही थी। आयशा से चला नहीं जा रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। आयशा को एक नज़र देखकर रुद्र अद्विका को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी अचानक से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है तो रुद्र और अद्विका पीछे पलटकर देखते हैं, वहां जमीन पर आयशा गिरी हुई थी।
आयशा को गिरते देखा अद्विका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी अद्विका ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, आप उसकी हेल्प कीजिए ना, वो गिर गई है, उसको चोट लगी होगी। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने एक नज़र अद्विका को देखा है और फिर आयशा को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। रुद्र आयशा को गोद में उठा लेता है। रुद्र के गोद में उठाते ही आयशा के दिल में हजारों तितलियां उड़ने लगती हैं और वो मन ही मन काफी खुश हो रही थी। वो बस रुद्र के चेहरे को ही देखे जा रही थी, वहीं रुद्र ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा था। रुद्र आयशा को ले जाकर हाल में रखे सोफे पर बैठा देता है। तभी अद्विका ने आयशा के पास आकर परेशान होते हुए उससे पूछा, तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम कमरे से बाहर क्यों आई? और तुम्हें कुछ चाहिए था तो किसी सर्वेंट से बोल देती या किसी को आवाज दे देती, वो तुम्हें दे देता जो तुम्हें चाहिए था। अद्विका की बात सुनकर आयशा ने अद्विका को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, वो रूम में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो सोचा थोड़ा बाहर आ जाऊं, बस इसीलिए, और कोई बात नहीं है, तुम इतना परेशान मत हो, मुझे चोट नहीं आई है, मैं ठीक हूँ। आयशा की बात सुनकर अद्विका ने आयशा को देखकर कहा, अगर चोट नहीं आई है तो अच्छी बात है, लेकिन आ सकती थी ना, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपना, इस तरीके से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तभी पीछे से प्रथम ने आकर कहा, क्या हुआ आदि, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? प्रथम की आवाज सुनकर अद्विका ने पीछे पलटकर प्रथम को देखकर कहा, कुछ नहीं भाई, वो मैं आयशा को बोल रही थी कि उसे थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए, वो अभी गिर गई थी, अगर ऐसे में उसे ज्यादा चोट आ जाती तो प्रॉब्लम हो जाती ना। अद्विका की बात सुनकर प्रथम ने अद्विका से कहा, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए, तुम बस अपना ख्याल रखो, दूसरों की फिक्र करना छोड़ो। तभी प्रथम ने अद्विका को देखकर एक बार फिर कहा, और हाँ, आज मॉम इंडिया आ रही है तो हम उनसे मिलने चल रहे हैं, तो रेडी हो जाओ। प्रथम की बात सुनकर अद्विका ने खुश होते हुए कहा, मम्मा इंडिया आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो हम कब जा रहे हैं? अद्विका की बात सुनकर प्रथम ने कहा, बस अभी 1 घंटे में हम निकलेंगे, तब तक तुम ब्रेकफास्ट करो और रेडी हो जाओ, फिर चलते हैं। प्रथम की बात सुनकर अद्विका ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके भाई, और फिर वहां से वो चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद प्रथम एक नज़र रुद्र को देखता है और फिर आयशा को देखकर वो भी वहां से चला जाता है। तभी प्राची ने आयशा के पास आकर कहा, तुम भी ब्रेकफास्ट कर लो, फिर अपनी दवाई ले लेना। प्राची की बात सुनकर आयशा हाँ में अपना सिर हिलाती है और फिर वो प्राची के साथ वहां से डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है। इस वक्त वहां रुद्र, सार्थक और अभीक खड़े हुए थे। तभी सार्थक ने रुद्र को देखकर कहा, रुद्र, तेरे और प्रथम के बीच झगड़ा हुआ है क्या? वो इतना उखड़ा उखड़ा सा क्यों नजर आ रहा है? सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, हम इस बारे में बाद में बात करें तो बेहतर होगा, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं और ऑफिस के लिए निकलते हैं। प्रथम तो आज ऑफिस जाएगा नहीं क्योंकि वो शिल्पा आंटी मिलने जा रहा है, तो आज की मीटिंग तुम लोगों को हैंडल करनी होगी। रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने कहा, हम तो कर लेंगे, लेकिन तू भी तो वही रहेगा ना, ज्वाइन नहीं करेगा क्या? सार्थक की बात पर रुद्र ने कहा, नहीं, मुझे कुछ और भी काम है, मैं उन काम को निपटाऊंगा, मीटिंग में मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, तुम लोग करोगे, मुझे कुछ जरूरी काम है, उन्हें देखना है। रुद्र की बात सुनकर सार्थक हाँ में सर हिला देता है और फिर वो लोग भी डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद प्रथम अद्विका और प्राची को लेकर वहां से अग्निहोत्री मेंशन के लिए चला जाता है। वहीं रुद्र, सार्थक और अभीक ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इस वक्त घर में छवि, मुक्ति और आलिया ही बचे थे। अद्विका आज घर पर नहीं थी तो आदि भी आज ऑफिस के लिए चला गया था। वही आयशा इस वक्त अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। उसे बार बार रुद्र का खुद को गोद में उठाना याद आ रहा था और वह अपनी बैक पर रुद्र के टच को फील कर रही थी। आयशा ने खुद को मिरर में देखते हुए कहा, आज तुमने खुद आगे बढ़कर मुझे अपनी गोद में उठाया है, धीरे धीरे तुम खुद मुझे अपने करीब ले जाओगे और मैं तुम्हारे इतने करीब पहुंच जाऊंगी कि तुम्हें मेरे अलावा किसी और की जरूरत नहीं होगी, अपनी बीवी के भी नहीं। तुम उसे भूलते जाओगे और फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि तुम उस अद्विका को कभी याद ही नहीं करोगे।
वैसे भी मेरी शक्ल तो उससे मिलती ही है, तो तुम्हें वो कभी याद ही नहीं आएगी, तुम उसे पूरी तरह भूल जाओगे, तुम्हें कुछ याद रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैं। दूसरी तरफ रुद्र इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी सार्थक और अभीक भी रुद्र की कैबिन में पहुंच जाते हैं। सार्थक ने रुद्र के सामने बैठते हुए कहा, रुद्र तेरे और प्रथम के बीच हुआ क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ तुम दोनों एक दूसरे से इतना नाराज क्यों नजर आ रहे हो? और प्रथम को मैं देख रहा हूँ, कल से वो अजीब बिहेव कर रहा है, क्या हुआ है? किस चीज को लेकर वो इतना भड़का हुआ है? सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, वो फालतू में नाराज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, और तुम लोग उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कुछ टाइम तक नाराज रहेगी, खुद ब खुद उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने रुद्र को देखकर कहा, लेकिन ऐसी बात क्या है जिससे वो नाराज है? कुछ तो हुआ है। रुद्र तुम लोगों ने बात की थी, उसके बाद प्रथम का मूड खराब है और हमें जानना है वो क्या बात थी, और मुझे जहां तक लगता है वह बात आयशा से रिलेटेड है। सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, अगर जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने कहा, बस हम ये जानते कि आयशा से रिलेटेड है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आखिर बात क्या है, हमें पूरी बात जानना है। सो प्रथम तो यहाँ है, नहीं तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओगे या फिर मैं प्रथम से बात करूँ? सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, उसे आयशा के ओबरॉय पैलेस में रहने से प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहता कि वो ओबरॉय पैलेस में रहे, उसे ऐसा लगता है कि आयशा के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है और वो काफी खतरनाक है। रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने रुद्र को देखकर कहा, और तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तुम्हें क्या लगता है, क्या आयशा के दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है या नहीं? सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने अपनी चेयर पर लीन होते हुए कहा, ऑफकोर्स चल रहा है, उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और वो ओबरॉय पैलेस में रहना चाहती है, लेकिन क्यों ये बात नहीं पता। वो यहाँ गलती से तो जरूर आई है, लेकिन अब यहाँ से जाने का उसका कोई इरादा नहीं है, उसका कोई ना कोई मकसद तो है जिसे वो पूरा करना चाहती है। रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने रुद्र को घूरते हुए कहा, और इतना सब जानते हुए भी तुम उस लड़की को ओबरॉय पैलेस में रख रहे हो? प्रथम की नाराजगी जायज है रुद्र, पर तुम्हें उसके बारे में सब पता है, उसकी इंटेंशन क्या है, उसके इरादे क्या है, फिर भी तुम उसे ओबरॉय पैलेस में रख रहे हो। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कल उसके ऊपर अटैक किसने किया था? क्या तुम्हें इस बारे में पता है? सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, उसके ऊपर अटैक किसी ने नहीं किया था, उसने खुद को चोट पहुंचाई है, उसकी ये हालत उसने खुद की है और ऐसा प्रिटेंड किया है कि उसके ऊपर हमला हुआ है, और अंधेरा होने की वजह से वो उस इंसान को देख नहीं पाई। वो इंसान अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसने खुद की ये हालत की है। अगर वहां कोई होता तो कोई ना कोई प्रूफ मिलता, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, मैन डोर पर गार्ड थे, तो जो वहां आया वो भाग कहाँ से? और इतना सामान बिखरा पड़ा हुआ था, इतना सब कुछ हुआ था, तो चिल्लाई तो जरूर होगी, लेकिन चिल्लाने की आवाज गार्ड तक नहीं पहुंची। ऊपर से उसने अंधेरा होने का बहाना बनाया। जब हम उस वक्त वहां पहुंचे तब लाइट ऑन थी, और जब वो सर्वेंट गया था तब भी लाइट ऑन थी। इनफैक्ट आउट हाउस की लाइट कभी बंद हुई नहीं थी, और उसके सर पर जो चोट आई थी वो उसने अपना सर दीवार से खुद मारा था। रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने हैरान होते हुए कहा, ओ गॉड, ये लड़की तो काफी खतरनाक लग रही है। रुद्र मुझे नहीं पता इसकी इंटेंशन क्या है, लेकिन अगर ये खुद को इस तरह से चोट पहुंचा सकती है तो बाकी किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी, और मुझे वो लड़की अब काफी खतरनाक लग रही है। उसकी वजह से अगर किसी को चोट आई तो सही नहीं होगा, और प्रथम का नाराज होना जायज है, वो सही बोल रहा है, उसे घर में रखना सेफ नहीं है किसी के भी लिए नहीं। मुक्ति प्रेग्नेंट है, अद्वी प्रेग्नेंट है, अगर उनको और उनके बच्चे को कुछ हो गया तो क्या जवाब देगा तू? सार्थक की बात सुनकर रुद्र ने सार्थक को देखकर कहा, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो मैं उसे घर में लेकर आया हूँ। वो हमारी आंखों के सामने रहेगी, तो हर वक्त उस पर हमारी नज़र रहेगी, और घर में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हैं, तो उसे इस बारे में किसी को नहीं पता। वो जो भी करेगी बेखौफ होकर करेगी, और हमें उसकी चाल पता चल जाएगी। बस मुझे उसके इरादे जानने हैं, वो क्यों आई है यहाँ, और आई प्रॉमिस मैं मुक्ति और अद्वी को कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने रुद्र को देखकर कहा,
होना भी नहीं चाहिए। अगर उन दोनों में से किसी को भी एक खरोच भी आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रुद्र, तू खुद मुसीबत को अपने घर लेकर आया है, अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो अच्छा नहीं होगा। अगर तूने अब ये फैसला ले ही लिया है तो हम तेरे इस फैसले में साथ हैं, लेकिन ये याद रखना कि तेरा ये फैसला गलत साबित ना हो। ना। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।